नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे सीएसबी फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे सीएसबी फिल्म एक्टिंग कोर्स का ये 31वां एपिसोड है, जिसमें हम आज बात करेंगे रंगमनीषी बी.वी. कारंत द्वारा अभिनय, अभिनेता और आवाज के बारे में, उनके उद्गार। आपको बता दूं कि बाबा कारंत साहब जो थे, उनका पूरा नाम था बाबू कोडिंग वेंकटरमन कारंत। जन्म 19 सितंबर 1929, निधन 1 सितंबर 2002। माफी चाहता हूं, जन्म दिनांक 19 सितंबर 1929, निधन 1 सितंबर 2002। भारत के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, निर्देशक, अभिनेता, लेखक, फिल्म निर्देशक और संगीतकार थे। कारंत आधुनिक भारतीय रंगमंच और कन्नड़ की नई लहर सिनेमा के अग्रदूतों में से थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अध्ययन और बाद में उसके निर्देशक बने थे। बहुत सारे नाटकों और कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। कारंत जी ने गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित रचित तुगलक का हिंदी अनुवाद भी किया। प्रमुख भारतीय नाट्य निर्देशकों में जैसे इब्राहिम अलकाजी, प्रसन्ना, अरविंद गौड़ और दिनेश ठाकुर ने तुगलक का अलग अलग तरीके से प्रभावी व यादगार निर्देशन किया है। गिरीश कर्नाड के हयवदन नाटक का स्वर्गीय बी.वी. कारंत द्वारा निर्देशन आज भी याद किया जाता है। बाबा कारंत या बी.वी. कारंत को लोग बाबा कारंत कहकर बुलाते थे। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने अभिनय के बारे में क्या कहा और अभिनेता के क्या गुण होना चाहिए। अभिनेता के लिए ईश्वर के गुण अत्यंत आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं और हैं। वह सृष्टा अभिनेता के ईश्वर के गुण होना चाहिए। उनका कहना है कि अभिनेता सृष्टा, निर्लिप्त, सहानुभूति परक, बहुरूपिया, विश्वरूपा, दशावतारी होता है। ये बी.वी. कारंत साहब का कहना था। एक बार बाबा ने अभिनय के छात्रों को लेकर 7 दिन का वर्कशॉप किया। पहले दिन बच्चों को अभिनय के बारे में समझाते हुए वे कक्षा के छात्रों के बीच हारमोनियम लेकर बैठ गए। उन्होंने एक साधारण सी पंक्ति ली, रामचंद्र जी दशरथ के बेटे थे। फिर उन्हें उसे गुनगुनाया और लय में पिरो दिया और तरह तरह से गाकर बताया। रामचंद्र जी दशरथ के बेटे थे, रामचंद्र जी दशरथ के बेटे थे, रामचंद्र जी दशरथ के बेटे थे। इस तरह अलग अलग उसमें लय में लयबद्ध करके उन्होंने सुनाया और लय में पिरोया। यह सब सहज था और जादू जैसा भी। पूरी कक्षा के छात्रों ने जब उनके साथ इस पंक्ति को दोहराया तो पूरा वातावरण ही संगीतमय हो गया। पहले ही दिन कक्षा में इस एक पंक्ति ने संगीत के प्रति हमारी बच्चों की जो उपस्थित थे कक्षा में, उनकी सोच बदल दी। धीरे धीरे संगीत के प्रति छात्रों की दृष्टि बदलती गई। वे कभी भी कुछ कह देते और बोलते जाते, गुनगुनाते जाते। हम उस कक्षा में उपस्थित सभी छात्र सुनते, उनके साथ कुछ करते। क्लास कब समाप्त हो जाती छात्रों को पता नहीं चलता। बाबा का क्या कहना था इस पर भी सुनिएगा कि रंगमंच एक आंदोलन है और एक आंदोलन के लिए जरूरी है एक निश्चित समय का होना। रंगमंच का कोई मशीनीकरण नहीं है, यह हमेशा ही ताजगी से भरा होता है। हाँ, इसमें स्थानीयता का होना जरूरी है। अगर रंगमंच वहां लोक शैली से, उस क्षेत्र की जमीन से जुड़ा होगा तो वहां पर लोगों को ज्यादा आनंद देगा। एक कलाकार के लिए भी उसका स्थानीय होना उतना ही आवश्यक होता है। रंगकर्म के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। पहला, रंगकर्म को एक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। रंगकर्म को एक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए।
हमेशा किसी न किसी क्रियाकलाप में संलिप्त होना भी एक रंगकर्मी के लिए आवश्यक है। साथ ही उसे अपने रंग कार्य को एक व्यसन के रूप में भी लेना चाहिए। जुनून, दीवानगी, ये होना चाहिए उस रंगकर्म के में रत व्यक्ति को। रंगकर्म में एक अभिनेता के लिए यह भी अति आवश्यक है कि वह बोले तो ऐसा लगे कि गा रहा है, और गाए तो ऐसा लगे कि लगे बोल रहा है। इसके लिए अपनी ध्वनि को इस स्तर तक साधना आवश्यक है। आवाज पे काम करना बहुत आवश्यक है। मैं देखता हूं कि आजकल रंगकर्मी जो हैं वो आवाज पे कोई खास काम नहीं करते और उन्हें माइक की जरूरत पड़ती है। अगर आवाज पे काम किया जाए तो आपकी आवाज भले ही वो 160 फीट लंबा वो हो थिएटर, आखिरी तक पहुंचेगी। किसी भी भाषा का मूल क्या होता है? ध्वनि होती है। ध्वनि पारदर्शी होता है, यह यात्रा करता है, यह परिप्रेक्ष्य को दिखाता है, यह कान को छूकर जाती है। यही कारण है कि अंधा भी बोलता है। ध्वनि हमारे लिए भाषा का विस्तार है। बहुत बढ़िया बात है, ध्वनि हमारे लिए भाषा का विस्तार है। रंग संगीत के लिए बोलने की भाषा ही महत्वपूर्ण है। मूल भाषिक ध्वनियां हैं ऊ, ओ, आ, ए, ई। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि मूल जो भाषिक ध्वनियां हैं ऊ, ओ, आ, ए, ई। बच्चों के लिए र बोलना अति कठिन होता है। अच्छा बोलने से ही अच्छा अभिनय हो सकता है। एक अभिनेता को ध्वनि के साथ हमेशा उसे बोल बोलकर उच्चारित करते रहना चाहिए। अभिनेता के लिए जीभ मरोड़ी अति आवश्यक है, टंग ट्विस्टर। अपनी ध्वनि के उच्चारण को प्रभावी बनाने के लिए कई ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण एक अभिनेता को बार बार करते रहना चाहिए, जिसमें जीभ का व्यायाम होता है। जैसे शेष, कलहन, तुम्हारा, कन्हैया, दुल्हन। बोलने के समय किसी भी शब्द का चुनाव, उस शब्द के प्रयोग का उचित स्थान पर रखना, शब्दों के प्रयोग में मित व्यवता, साथ ही उस शब्द में छिपे बिंब को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है। वो शब्द जो है, असल में होता क्या है कि हम जो शब्द जो बोलते हैं उसकी एक छवि हमारे दिमाग में अंकित रहती है। वो छवि जो है वो हमको हमारे मस्तिष्क में जाकर उसको सजीव करती है, हमारी चेतना को, हमारी कल्पना को। तो वो जो छवि है उसके पीछे बिंब क्या है उसको ध्यान में रख। हम जैसे ही बोलेंगे पहाड़, तो पहाड़ का एक छवि हमारे मन में बनती है, हमारे दिमाग में बनती है। नदी बोला, झरना बोला, झील बोला, तो ये एक छवि हमारे दिमाग में संचित रूप से निवास करती है। अब दूसरी बात, पांचजन्य। अब पांचजन्य कृष्ण के शंख का नाम है। इसी तरह हर शब्द की उत्पत्ति, उसके पर्याय को जानना जरूरी है। कैसे वो शब्द चलन में आया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो स्थानीय भाषा में होते हैं और जिनका देखा जाए तो कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम इंदौर में हमको बोलते हैं अपन, या तुम्हारी, या तेरी, या जारिया है, खारिया है, पीरिया है, ये इंदौरी भाषा है। तो अब उन्होंने कुछ टंग ट्विस्टर के बारे में बात की है। वो है, काका कुकुमधर जी का कथन है कि कालिंदी कुल की कलाकंठी कोकिला केवल काकली में कूकती है। ये पहला टंग ट्विस्टर है। अब ये जो टंग ट्विस्टर जो 4-5 हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ जो लिखा हुआ स्थान होता है वहां डाल दूंगा। दूसरा कि चपल चंचल चित चारु चंद्रा की चितवन की चकाचौन को जब चीटी नुमा चिड़चिड़े चिलमची चरचरी चंद्र ने भी चुनौती दी, तो चपाती चौड़ में लगे चवन प्राशी चूड़ानंद चकोर और उसके चेले चबोलों की वह चांडाल चौकड़ी भी सचमुच चौंक उठी। भोले भाले बग्गू भगत और उनकी भयभीता भाभी को भरमाने वाले बभूतधारी भीमकाय भयंकर भांग भवानी के भक्त भैरव भस्मासुर ने जो ही एक भभक्के सी भपकी सुनाई, तो वह बिनबिनाती भौचक की भीड़ बाहर खड़ी हुई। खलनायक खड़क सिंह खांडा दिखा दिखाकर अखाड़े में खड़े खिलाड़ियों को खुलेआम खिंचाता, फिर खेल खेल में ही उन खूसटों की खोपड़ियों को खुजला देता और खौलती खीर उन्हें खिलाता। सा खबीस खलपति था वह। जमजमाती झोपड़ी, झनझनाते झांझर, झिलमिलाती झील, झर झर झरते झरने,
झूलती झुल्लिका झीर झाग, फिर झट झंझोड़ता झंझा, जिनकी झनक व झलक भर से ऐसी झुरझुरू सी लगती के झिंगुर सिंह झुंझला कर उस झोली वाले झमेलिए को पर झल्ला उठता। आगे वो बताते हैं कि संगीत नाटक का दर्शन है। रंग संगीत के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए इसका ज्ञान जरूरी है। रंग संगीत के लिए ध्वनि आवश्यक होती है। ध्वनि को समझने के लिए उसके टोन ज्ञान को जानना जरूरी है। और रंगकर्मी को हमेशा यह मानकर चलना चाहिए कि हर ध्वनि भाषा है, आवाज भाषा है। रंगकर्म के लिए हर शब्द की उत्पत्ति, बल्कि शब्द के हर अक्षर की उत्पत्ति जानना अभिनेता के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण, उपाध्याय शब्द का छोटा रूप ओझा हुआ और इसी ओझा का अपभ्रंश झा हो गया। शुरू में उपाध्याय बोला जाता रहा होगा, फिर उसको क्या हुआ, उससे ओझा बना और ओझा से बाद में झा बन गया। ये झा जो है सरनेम बिहार में बहुत होता है। प्रायः मान लिया जाता है कि रंग संगीत सिर्फ गाना ही है, पर ठीक इसके विपरीत होता है। रंग संगीत माना गाना मात्र ही नहीं, बल्कि वह आत्मा की गहराई तक जाने के लिए सहायक होता है। बहुत सुंदर बात कही है बाबा कारंत ने कि रंग संगीत गाना मात्र ही नहीं, बल्कि वह आत्मा की गहराई तक जाने के लिए सहायक होता है, किसी प्रस्तुति के सजावट के लिए नहीं। इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। रंगकर्म के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि रंग संगीत हमेशा वर्तमान काल में होता है। रंग संगीत समय और स्थान को खत्म करता है। रंग संगीत तथा आध्यात्मिक संगीत में काफी भिन्नताएं हैं। रंग संगीत की कोई अपनी परंपरा नहीं होती, वहीं आध्यात्मिक संगीत की अपनी एक निश्चित परंपरा होती है, जिसको हम बोलते हैं ना घराना। रंग संगीत की कोई अपनी परंपरा नहीं होती, वहीं आध्यात्मिक संगीत की अपनी एक निश्चित परंपरा होती है। रंग संगीत स्वतंत्र नहीं होता, कई रागों पे आधारित होता है। रंग संगीत एक भाषा है, जबकि आध्यात्मिक संगीत किसी तरह की भाषा नहीं है, वो सीधे हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। अभिनेता द्वारा प्रस्तुत होता है रंग संगीत, गायक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है आध्यात्मिक संगीत। हम रंग संगीत अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं, आध्यात्मिक संगीत मनोभाव द्वारा उपयोग किया जाता है। किसी भी नाटक का संवाद ही पहला संगीत है। रंग संगीत में बेसुरा भी एक सुर ही है। रंग संगीत और शास्त्रीय संगीत में वही अंतर है जो गाली और मंत्र में है। गाली असरदार होती है मंत्र की अपेक्षा। किसी नाटक या नाटककार को परिभाषित करने के लिए उसे कम करते करते एक शब्द तक सीमित कर देना बाबा कारंत की बहुत विशेषता थी। जैसे मोहन राकेश के तीनों नाटकों का सार समय किसी का इंतजार नहीं करता। गिरीश कर्नाड के सभी नाटकों का मूल जो है अपूर्णता। कारंत जी का कहना है, मंसूबों में कंगाली क्यों। इस पंक्ति को वो हमेशा ही दोहराते थे। मंसूबों मतलब आपकी कल्पना की उड़ान को क्यों कम किया जाए। एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से पूछा गया कि आपकी इच्छा क्या है। इस पर उस अभिनेता का जवाब था, मैं दुनिया का हर दूसरा आदमी बनना चाहता हूं। मतलब हर किरदार दुनिया में, मान लो आज की आबादी 7 अरब है, तो 7 अरब के जो किरदार हैं वो यहां वहां बिखरे पड़े हैं। ऐसे ही एक अभिनेता को अपनी कला रूपी इच्छा को विस्तार देते रहना चाहिए। किसी भी कला में सृजनात्मकता ही मूल है। अपने नाटक का सबसे बड़ा समीक्षक स्वयं अभिनेता होता है। हिंदुस्तानी संगीत प्रायः नीचे से शुरू होता है। कोई भी लोक संगीत समाज के काफी नजदीक होता है। जर्मनी के सप्तक में 7 स्वर होते हैं। जर्मनी में 12वां स्वर होते हैं। जर्मनी में 12 स्वर होते हैं, 7 उजली और 5 काली। स्वर का स्थायित्व इन तीनों पर होता है, आधारित होता है, रेंज, वॉल्यूम तथा पिच। लोरी का स्वर हमेशा मंद नीचा होता है। अभ्यास करने के लिए आ का उच्चारण मंद और तार में करते रहना चाहिए, महीन नहीं। अपने संवाद का पहले ध्वनि रूपरेखा साउंड प्लान बनाना चाहिए। प्रायः कहा जाता है कि नाटक कविता है, पर कारंत जी का मानना था कि नाटक कविता से विशेष है। अब आगे वो बताते हैं छंद क्या होता है, ताल क्या होती है। छंद और ताल अलग अलग होती है, दोनों में लय रिदम का ही खेल है। किसी भी भाषा का लय सहज होता है।
भाषा का संबंध लय से है। यहाँ भाषा के लय का मतलब अर्थ लय से है। एक अभिनेता को किसी भी कविता की अंतर्लय को पकड़ना चाहिए। वाचिक भाषा ही मूल भाषा है। सबसे छोटी लय रिदम लोरी का होता है। सो जा सो जा सो जा मेरे लाडले सो जा। अब रिदम 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। किसी भी नाटक के लिए छंद और लय जरूरी है। रंग संगीत के लिए भावनात्मक लय जरूरी है। पिच में हमेशा विविधता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे तो रंग संगीत बजा सकता है। जैसे यह पंक्ति, शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, इसे हम किसी भी तरह के लय में ढालकर संगीतबद्ध कर सकते हैं। शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी। इसे हम किसी भी लय में ढालकर संगीतबद्ध कर सकते हैं। दिल को जो भी ठीक लगे रंगमंच पर वही रखना चाहिए। एक अभिनेता को बेशर्म होना जरूरी है पर बदतमीज नहीं। अभी हम आगे सैनफोर्ड मिशनर है जो हॉलीवुड के बहुत बड़े प्रशिक्षक थे अभिनय के, उन्होंने भी बोला कि अभिनेता को बेशर्म होना चाहिए। अभिनेता को विनम्र नहीं होना चाहिए। अभिनेता को सज्जन होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि विनम्रता सज्जनता ये अभिनय के में एक साथ नहीं चल सकती। पर बदतमीज नहीं होना चाहिए। हर एक संवाद से प्रश्न तथा उत्तर अलग अलग पिच से पूछना चाहिए। एक अभिनेता के लिए सुनना देखना अत्यंत आवश्यक है। रंग संगीत का प्रयोग नाटक में विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। नाटक के प्रारंभ में 2 दृश्यों के बीच में भराव संगीत, फिर अभिनय के लिए संगीत, मतलब अलग अलग कैरेक्टर है। जैसे आपने शोले देखी होगी तो वो जब गब्बर आता है तो अलग संगीत बजता है, ठाकुर साहब आते हैं अलग संगीत बजता है। इसके बाद फिर वो जो 2 कलाकार हैं अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, धनो जब गाड़ी भगाती है तो अलग संगीत। तो वो जो भी कैरेक्टर है उसके हिसाब से संगीत करा जाता है। अलंकार के लिए संगीत, कोई एक दृश्य चल रहा है जिसमें दुल्हन की मेहंदी लग रही है, दुल्हन को सजाया जा रहा है, तो एक अलग संगीत बजता है। अभिनय के लिए संगीत, किसी अभिनय को स्थापित करने के लिए संगीत, किसी दृश्य या स्थिति को पीछा करने के लिए, साथ ही उसे स्थापित करने के लिए, किसी भी तरह के परेड के लिए, मार्चिंग म्यूजिक, कथा गायन के लिए, मिजाज या मन स्थिति के लिए, अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग संगीत होता है। किसी दृश्य या स्थिति को पीछा करने के लिए, साथ ही उसे स्थापित करने के लिए, किसी भी तरह के परेड के लिए, मार्चिंग म्यूजिक, कथा गायन के लिए, मिजाज या मन स्थिति के लिए। अब बहुत रुदन वाला है, किसी की मृत्यु हो गई है तो वहाँ जो बजेगा वो अलग संगीत है। पहाड़ी संगीत में फ्लूट बजाई जाती है, बंसी बजाई जाती है, अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। किसी लोक संस्कृति को उभारने के लिए अलग संगीत। अब इसके बाद वो बोलते हैं कि अपनी संवाद अदायगी में अंतराल रखना चाहिए। पास, जितना लंबा पास होगा उतना अच्छा अभिनेता माना जाता है। अभिनेता को कहा जाता है कि जो जितना बड़ा विराम दे वह उतना ही बड़ा अभिनेता माना जाता है, क्योंकि जब हम विराम देते हैं तो अंदर की तरफ जाते हैं और अंदर से जो चीज़ें निकल के आएंगी वो वास्तविक होंगी, सात्विक होंगी। यह तभी संभव हो पाता है कि जब आपको अपनी भाषा तथा उसमें छुपे भाव का अच्छी तरह से ज्ञान हो। अभिनेता को लगातार भाषा पर अपनी पकड़ मजबूती से बनानी चाहिए। उसके लिए उन्हें अपने साहित्य एवं उस भाषा का व्याकरण दोनों का अध्ययन जरूरी करना चाहिए। भारतीय भाषा के सबसे प्रामाणिक व्याकरण लेखक पाणिनि थे। हर एक कलाकार के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। एक है पुस्तकालय, दूसरा टेप रिकॉर्डर और तीसरा एक कैमरा। ये हमारे भारत के रंग मनीषी बाबा कारण साहब ने कहा था। एक पुस्तकालय होना चाहिए। एक जो अच्छा कलाकार है उसको बहुत पढ़ना चाहिए, अलग अलग तरह का साहित्य पढ़ना चाहिए। और ख़ास करके हिंदी के ऊपर जब आप कमांड करना चाहते हैं तो पुराने जो जैसे आचार्य चतुर्सेन है
और जैसे इलाचंद जोशी है, और इसके बाद फिर और भी बहुत सारे हैं, जो वाचिक शैली वाले भी बहुत सारे हमारे सचदेव, अचला सचदेव जिनकी उनके पिताजी थे अमृतलाल नागर, और वयम रक्षाम आचार्य चतुर्सेन, तो शिवानी, बहुत सारे हैं। इनकी साहित्य पढ़िए और शब्दों को उनके अर्थ सहित समझिए, जानिए उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या हुई। तो ये जब चीज़ें आप करेंगे तो आप अपने आप को परिपक्व अभिनेता कह सकते हैं। लेकिन परिपक्वता इतनी आसानी से नहीं आती दोस्तों। परिपक्वता के लिए अनुभव के साथ साथ आपका अध्ययन, स्वाध्याय, और उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन, इम्प्रोवाइजेशन, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा 31वां एपिसोड। अब अगले एपिसोड 32वें एपिसोड में हम बात करेंगे हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनय प्रशिक्षक अभिनेता सैनफोर्ड मिस्नर के बारे में। उनका जो कंसेप्ट क्या है, संरचना क्या है, उसके बाद फिर उनके प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। वो 2 हमारे एपिसोड रहेंगे, पहला और दूसरा। 32वां पहला एपिसोड, 32वां दूसरा एपिसोड। तब तक के लिए मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपसे आज्ञा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।